पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही आनी चाहिए। एक जो बिजनेस स्टार्ट होता है ऑनलाइन, वो कहता है कि भाई मैं ऐड भी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको एक तरह से बैकग्राउंड में ये नॉलेज भी होना चाहिए कि आप इन केस हैकिंग हो गई तो आप रिकवर कैसे करोगे। हाँ, तो मेरा बैकग्राउंड वो रहा हुआ है, तो वहाँ से हम एक तरह से हो जाता है तो हम रिकवर भी कर देते हैं। डक गो पे आप जाएंगे ना, उसका सर्च नहीं देखना, वो मेरा फेवरेट सर्च इंजन, गूगल से भी अच्छा मुझे वो लगता है। अच्छा, वो एक्चुअली डार्क वेब वेबसाइट्स होती है ना, तब वहाँ पे काम आते हैं। वहाँ से सर्च, वहाँ पे गूगल काम नहीं आता है। डीप सर्च करने के लिए आपको जाने पड़ेगा। पब्लिक वाईफाई में कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा है तो काली न्यूज़ में ऐसे भी टूल्स आते हैं कि कौन क्या कर रहा है वो पूरा इसके थ्रू होके जाए, मेरे कंप्यूटर से होके। अगर मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करूँ तो उसके डी ड्राइव में जाके, इस फोल्डर में जाके, इस नाम की एक फाइल है, वो अपने आप मेरे पास कॉपी हो जाए। इसलिए कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आँखों में देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. मैं सिर्फ सौरभ गहलोत, को फाउंडर ऑफ सॉल में। मैंने ये कंपनी 2020 में स्टार्ट करी थी, पर इससे पहले मैं मेरा बताना चाहूँगा कि मैंने क्या कर रखा है, मेरी क्या बैकग्राउंड फील्ड रही है। 2017 या 18, 16 या 17 मान लो, तब मैंने हिंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। ओके। तो वहाँ से मेरा पूरा इस कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट तो वैसे पहले से था, मेरा 12th में भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ही रहा था। अच्छा। बट मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही आगे जाना था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब हिंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तब मुझे लगा कि यार ये फील्ड कितनी वास्ट है, बहुत कुछ सीखने को है इसमें। तो वहाँ मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब आई। अच्छा। तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में मेरा एंट्रेंस, मतलब पूरा एंटर हुआ था। जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। वहाँ से मैंने साइबर सिक्योरिटी कोर्स किया। ओके। तो वहाँ पे अगर मैंने, मतलब मेरा पूरा पाथ जो चेंज हुआ है लाइफ का, मैं पूरा हिंट को ही मतलब समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे वीरेंद्र सर थे, अक्षय सर थे और के सर थे। इन तीनों ने मेरी पूरी लाइफ का मतलब पूरा पाथ बनाया है पूरा। आज भी मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। एक पॉडकास्ट को शुरू होने से पहले ही मैं थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से भी मैं यह पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। अरे वाह। तो वो पूरा मेरा वहाँ का हिंट का बहुत थैंकफुल रहा है। वहाँ से मैं हिंट इंस्टीट्यूट में साइबर सिक्योरिटी कोर्स किया, जिसमें मैंने बहुत से पार्ट जैसे नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग पार्ट भी आता है। तो वो पूरा कोर्स में जो एथिकल हैकिंग कह सकते हो उसको, ऐसे डायरेक्ट हैकिंग नहीं कह सकते। एथिकल हैकिंग कोर्स वहाँ से किया हुआ है। तो वहाँ से मैंने कोर्स किया था, पूरा कंप्लीट हुआ था वहाँ से। फिर मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। वो मैंने उदयपुर से विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से किया है, जहाँ पे मैंने कॉलेज भी टॉप किया था। अच्छा। और गोल्ड मेडल मिला था मुझे। तो बिल्कुल वहाँ से मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। तो मास्टर्स कर रहा था तभी मैंने अपनी कंपनी का ये सब कर लिया था, क्योंकि उस टाइम मतलब मेरे भैया है, कज़िन भैया है, तो उनके साथ मेरा ये पूरा सॉल्मे का प्लान हुआ था पूरा। तो हमारा ये सब कोविड में ही हुआ था 2020 में। ओके। डेट भी याद है मुझे आज भी, 20 जुलाई 2020 को हमने सॉल्मे का पूरा स्टार्टअप किया था। तो वहाँ से हमारा हुआ था, तो भैया और हमारा कन्वर्सेशन होता था कोविड में फ़ोन पे। उस टाइम तो कोई बाहर निकलता नहीं था। राइट। और उस टाइम हमारा ऐसा हुआ था कि कोविड में सबसे ज़्यादा नीड डिजिटल मार्केटर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इन सब की। हाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो ही लोग देखेंगे। बिल्कुल वही। तो वहाँ से हमारा डिजिटल मार्केटिंग का प्लान हुआ कि हम कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टअप करते हैं। ओके। क्योंकि मेरी पूरी टेक्निकल फील्ड रही हुई है बैकग्राउंड में, और मेरे भैया मार्केटिंग फील्ड से रहे हो। उनका मार्केटिंग पार्ट इतना तगड़ा है कि वो एक बार किससे मिल ले तो कन्वर्जन रेशो उनका 100% है। अरे वाह। तो वहाँ से मुझे मार्केटिंग का मिला हुआ है, और मैं टेक्निकल फील्ड से रहा हुआ हूँ। टेक्निकली उनका पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि बचपन से ही उनका भी टेक्निकल में रहा हुआ है। तो हम एक तरह से ऑलराउंडर है दोनों मिलके। अगर हमारी टीम है, वैसे अगर टीम भी हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं कर सकते, हम दोनों मिलके भी कर सकते हैं सब काम। तो वो हमारा थोड़ा रहा हुआ है। तो वहाँ से हमारी सॉल्मे की स्टार्टिंग हुई थी। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का मैंने वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ओके।
सो लाइक जैसे कि आपने हिंट का बताया और आपने बताया कि आपने वहाँ से साइबर सिक्योरिटी और वो वाली चीज़ करी है, तो अगर हम बात करें वो वाली चीज़ अभी आपको सोलमे में कैसे हेल्प कर रही है? एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग अभी मैं प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैंडल कर रहा हूँ पूरी, और भैया और मैं हम दोनों मिलके ही कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही आनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप एज एजेंसी ओनर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो आपको आपके क्रेडेंशियल भी दे देगा कि आपको ही हैंडल करना है सब कुछ। राइट। तो आपको एक क्रेडेंशियल दे रहा है तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि उसका आप पेज हैंडल कर रहे हो या यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट कुछ भी है, आप उसका हैंडल कर रहे हो। तो अगर इन केस होना नहीं चाहिए, इन केस अगर कहीं से भी कुछ हैकिंग हो जाए, तो आप कैसे रिकवर करके दोगे उसको? अगर वो बोलेगा कि मेरे अलावा तो आपके पास ही है क्रेडेंशियल, अगर उसने कुछ नहीं किया है वो तो हाथ खड़े, वो तो उसी का है, वो क्यों बोलेगा कि मेरे यहाँ से हुआ है? वो यूँ सोचेगा कि क्रेडेंशियल और तो इनके पास है, तो इनके ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तो वो आपके ऊपर आ जाएगा पूरा ब्लेम कि आपके पास ही क्रेडेंशियल है तो आपके पास से ही हुआ होगा ना। तो आपको एक तरह से बैकग्राउंड में ये नॉलेज भी होना चाहिए कि आप इन केस हैकिंग हो गई तो आप रिकवर कैसे करोगे। तो मेरा बैकग्राउंड वो रहा हुआ है, तो वहाँ से हम एक तरह से हो जाता है तो हम रिकवर भी कर देते हैं। वैसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जी। तो बिल्कुल वो चीज़ मेरे बहुत काम आती है साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में। ओके, सो लाइक जो आपकी कंपनी है सोल में जो आपने बताया, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसमें कि आप क्या क्या करते हैं? सोल में एक्चुअली अगर हम डिफाइन करें तो सोल में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, नाम से ऐसा नहीं लगता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होगी। एक्चुअली नाम सोल में इसलिए रखा हमने क्योंकि एक्चुअली मेरे भैया का नाम है मयंक सोलंकी, तो उनका ऐसा था कि हम कुछ स्टार्ट करेंगे ना। एक्चुअली वो कुंडली और इन सब में भी हम बहुत बिलीव रखते हैं। हाँ, तो हमारा ये था कि एस से ही शुरू करना है। अच्छा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे भी लिखा हुआ एस से शुरू करना है, उनके भी लिखा है एस से शुरू करना है। तो उनका नाम था मयंक सोलंकी, तो हमने उनके नाम से वो डिनोट किया कि सोलंकी का सोल और मयंक का मैं, MAY, तो सोल में इसलिए रखा हुआ है हमने। तो वो सोल में से हमने नाम रखा है। तो हमको वहाँ से थोड़ा ऐसा लगा कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो कुछ क्रिएटिविटी का भी रोल होना चाहिए, तो हमने वहाँ से क्रिएटिविटी ये निकाली हुई है। तो ये यूनिक नेम था, इसका नाम मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, हमको डोमेन भी बहुत इजीली मिल गया। राइट, तो वो चीज़ है। और अगर हम लोगों की बात करें तो लोगो आप थोड़ा सा डिफाइन करें। लोगो अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें तो हमने एलिफेंट बनाया है। अच्छा, लोगो अगर आप देखोगे तो उसमें सौरभ का S ले रखा है हमने और मयंक का M ले रखा है। उसको सोलमे का S और M भी कह सकते हैं वैसे, और सौरभ और मयंक का भी बोल सकते हैं। तो उसको देखोगे S से तो हमारे एक एलिफेंट हमको बनाना था, तो S से हमने हाथी की सूंड बना रखी है, और M से वो पूरा उसका बैक का पूरा बना रखा है। तो बहुत से लोग ऐसा होता है कि यही क्यों बनाया। राइट, हाथी क्यों? हाथी क्यों चूज किया हमने, एलिफेंट ही क्यों चूज किया? तो इसके पीछे में कोविड में थे हम, यूट्यूब ये सब देखते, तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी। तो उस टाइम एलिफेंट की एक स्टोरी थी कि एलिफेंट ही एक ऐसा पशु है जिसके आगे सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। एक तरह से अपन गणेश जी से भी आप इसको रिलेट, गणेश जी से गांव में एलिफेंट को गणेश जी मानते हैं, और शहर में अपन देखे तो गणेश जी को भी हाथी कह देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। तो वो हमको एलिफेंट इसलिए करना था कि एक तरह से गणेश जी भी डिनोट हो रहे, और एलिफेंट इस और गणेश जी से हम शुरुआत करते हैं। श्री गणेश भी ऐसा ही होता है। तो एलिफेंट का एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि सबसे ज्यादा हाथ भी इसी पशु के आगे जोड़ते। अच्छा। और सबसे ज्यादा भौंकने वाले भी इसी के पीछे भौंकते हैं। कुत्ते पीछे भौंकते ही है। एलिफेंट चल रहा है, आपने देखा होगा, कुत्ते तो भौंकते ही है। तो इसलिए हमने एलिफेंट का रखा है क्योंकि एलिफेंट के आगे सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। अब क्यों जोड़े जाते हैं वो कुत्तों को भी नहीं पता है क्यों जोड़े जाते हैं। पर एलिफेंट को आपने देखा होगा कि वो ना हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता है, ना भौंकने वालों की परवाह करता है, वो बस चलता रहता है। ऐसा ही हमको एक मैसेज देना था कि हम भी सोलमे को बस इसी तरह चलाते रहना। हमको कोई ज़्यादा तारीफ कराए तो भी एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए। और बुराई तो देखो कुछ भी करो, कुछ भी कर लेते, होनी तो है ही है बुराई। सही बात। ऐसा मैंने सुना था कि जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी निंदा भी होती है। तो ये अगर है ही नहीं कुछ तो फिर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से अब इसमें भी एक ऐसा मैंने सुना था कि कुत्ते अगर भौंकते हैं तो आप, जैसे अपन को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, कुत्ते क्यों भौंक रहे, मतलब एलिफेंट्स उनको क्या दिक्कत है कि वो भौंक रहे। आज तक मैं भी सोचता हूँ कि उनको क्या दिक्कत है, एलिफेंट ने ना उनको छेड़ा ना कुछ हुआ, राइट। कुत्ते भौंके जा रहे।
तो अगर अपन समझते तो अपन पूछते हो उनसे भाई क्यों भौंक रहे हो तुम। तो वो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कुत्ते अगर बोल पाते तो यही बोलते हैं कि हमको इसके आगे जो हाथ जोड़े लोगे ना वो सहन नहीं हो रहे। हमको एलिफेंट से कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस वो हाथ जोड़े लोगे ना वो सहन नहीं हो रहे। तो वो मैसेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने एलिफेंट ही चूज़ किया कि एलिफेंट की तरह अपने को बिजनेस को बस आगे ले जाना है। और जो आपने उसमें जो केसरिया रंग की जो आपने बिंदी यूज करी है, तो वो केसरिया क्यों है? एक्चुअली वो गणेश जी का था, तो अपन कुछ भी करते हैं ऑरेंज केसरिया अपने हिंदुत्व का वो होता है, तो हमने वो केसरिया का ही चूज किया है। वो एक्चुअली हमारे हिंदुत्व को ले कर रखा है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने यहाँ लोगों की बात करी, तो जैसे आपने कहीं से देखा, कहीं से इंस्पायर हुए आप, तो थोड़ा आप लोगोस के बारे में और डिफाइन करो कि आप मतलब इसको पहले से पढ़ते थे, समझते थे, फिर आप इस पर आए या आपने रैंडमली कहीं से उठा लिया? रैंडमली तो नहीं, एक्चुअली लोगो में इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से था कि अगर कोई कंपनी लोगो बना रही है तो कुछ तो मीनिंग रखती होगी वो। बड़ी बड़ी कंपनी के भी, जैसे अब आपका भी अरब टॉक्स है, आपका भी कुछ तो मीनिंग रहा होगा इसके पीछे। वो आपको पता है क्या मीनिंग है, वो मैं जानना चाहूंगा। एक बार आपके लोगो का बता सकते हो? देखो, लोगो में ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि 2 लोग बैठे हैं, कैमरा लगा हुआ है, सेम है, हम भी 2 बैठे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, और सोफे पे बैठे हैं तो वो सोफा डिनोट कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि अरब जो लिखा हुआ है हिंदी में है, तो हमने नमस्ते से शुरू किया और हम थैंक यू पे ख़त्म करेंगे, तो अरब वो है। अब जो आप रेड कलर का ए देख रहे हो, तो ए रेड इसलिए है क्योंकि एक तो फर्स्ट लेटर है और दूसरा वो ए एनर्जी के लिए है। रेड इज डिनोट्स एनर्जी, आग जो होती है, बर्निंग एलिमेंट है। हाँ। और फिर जैसे आप हमारी टैगलाइन देखोगे तो उसमें वापस ए जो है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस का वापस ए है। जो ऊपर का ए है वो अब एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है, बट वो अभी भी बर्निंग वाली चीज है। सही। सो लाइक वो है लोगो। वही अगर अपन लोगो कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, आजकल मैंने देखा है कि कोई क्लाइंट किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाता है तो वो बोलता है लोगो बनाना है मुझे। अब लोगो बनाना, आजकल गूगल पे भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई है जो लोगो बना एआई बना के दे देता है, आपको खाली इमेजिन करके बताना है, खाली नाम लिखो या प्रॉम्प्ट लिख के दो कि हमको ऐसा लोगो चाहिए, लोगो बना के दे देता है। पर एक्चुअल डिज़ाइनर के पास अगर आप जाओगे लोगो बनाने, तो लोगो ऐसे डायरेक्ट बनता नहीं, मीनिंग निकालना पड़ता है पीछे से। जिसका जो बिजनेस है उसका मीनिंग, अब हमारा सॉल्व में है तो क्रिएटिविटी है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा हम काम करते, तो क्रिएटिविटी का ही रोल है और कुछ रोल है ही नहीं हमारे बिजनेस में। तो हम वो क्रिएटिविटी शो करना चाहते थे, तो हमने वो सॉल्व का पूरा किया, एलिफेंट और ये सब। तो अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो, एप्पल कंपनी की देख लो आप, एप्पल कंपनी का सबको लगता है कि क्या खाली एप्पल ही तो बनाया। एप्पल ऐसे ही होता है। अब किसी ने सोचा नहीं, उसका पुराना लोगो भी देखना। जो एप्पल था ना, उसका पुराना लोगो था कि साइंटिस्ट न्यूटन बैठे हुए पेड़ के नीचे। अच्छा। और उस टाइम अपन को बचपन से पढ़ते आ रहे ग्रेविटी को, एप्पल गिरा नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो एप्पल से वो हुआ है। उन्होंने लोगों में न्यूटन का पूरा सीन क्रिएट करके अच्छा एप्पल को दिखा दिया है। तो वहाँ से वो पुराना लोगो एप्पल उसका वो था, बट वो बहुत बड़ा लोगो था। भले गूगल पे या फिर आप ऐसे शो कर सकते हो एनिमेशन के थ्रू, तो वहाँ पे बहुत बड़ा लोगो था, वो फोन में और कहीं पे जमता नहीं था। तो वहाँ के डिजाइनर ने फिर ये एप्पल बनाया था। तो वो एप्पल का लोगो आप देखोगे तो पूरा, अब आप पूछोगे तो वो कटा हुआ क्यों है, खाया हुआ है। ये क्वेश्चन सब पूछते हैं कि ये एप्पल का लोगो आधा ऐसा क्यों बनाया हुआ है। तो ऐसा मैंने सर्च किया था, तो वहाँ पे डिजाइनर का कहना था कि एप्पल को अगर बिना कटा हुआ नहीं दिखाओगे ना तो वो नॉर्मल दूसरे फ्रूट्स जैसे ही लगेगा। अच्छा। अगर उसमें आप कलर नहीं करोगे, वो एप्पल के लोगो में कलर तो होता नहीं, या तो व्हाइट है या फिर ब्लैक है। हाँ। तो उसके कलर तो है नहीं। तो एप्पल को अगर दिखाना है तो उसके डिजाइनर ने कहा था कि एप्पल को जनरली एक बाइट करके ही खाते हैं अपन, उठाया और बाइट किया तो वो एप्पल ही दिखेगा फिर अगर बाइट कर देंगे तो। ऐसे फ्रूट्स और भी होते हैं जो एप्पल जैसे ही दिखते हैं अगर बाइट नहीं करेंगे तो आप। ऐसा जैसे मैंने सोचा था एक नाशपाती होती है, अगर उसको अपन बिना कलर के ब्लैक में रख दोगे दोनों को, तो सेम ही दिखेंगे। ओके। बाइट करके रखोगे तो आपको एप्पल ही दिखेगा, डिफरेंट पता जाएगा कि एप्पल है, क्योंकि एक तरह से वो बना हुआ स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग से एप्पल को ऐसे ही खाते हैं, एक बाइट होती है तो वो एप्पल ही दिखेगी। तो वो एप्पल का लोगो वहाँ से हुआ था, तो वो क्रिएटिविटी थी उनके एप्पल के लोगों की। और अगर मेरे फेवरेट लोगों की बात करो तो मुझे टोयोटा कंपनी का बहुत अच्छा लगता है। ओके। ऐसा क्या है उसमें? आप लोगो सिर्फ इतना सा लोगो है, टी, उसमें TOYOT ये सब लिखा हुआ है उस लोगो में। तो वो मुझे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी थी उसके टोयोटा कंपनी की। तो इसलिए लोगो बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि आपने हिंट गए थे, फिर वहाँ पे आपने टेक्निकल वाला जो नॉलेज लिया था, और लेकिन अब आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो वाला ज्ञान अब यहाँ पर कैसे काम आ रहा है? एक्चुअली हिंट पे गया था, वहाँ पे मैंने
सर्वर्स का भी काफ़ी नॉलेज लिया था। ओके। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम मेरा प्लान नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आऊँगा, तो वहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस किए थे। ओके। जो काफ़ी टफ भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल एग्जाम है ये। वहाँ पे मतलब आप देखोगे तो पासिंग मार्क्स भी 80% अराउंड होते हैं। अच्छा। अगर आप 80 से और नो रिजर्वेशन? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, रिजर्वेशन का ऑप्शन आता ही नहीं है। अच्छा। और इंटरनेशनल लेवल का है। ओके। तो वहाँ पे 80% पासिंग मार्क्स है, तो आपको 80 तो लाने ही है। 79.99 पे हो गया तो आप फेल हो। अच्छा। तो वो वहाँ पे मैंने 2 सर्टिफिकेशन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के। वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी मिली, तभी मैं पास कर पाया, क्योंकि 80+ मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। ओके। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन भी इतने बड़े, कंप्यूटर स्क्रीन जितने बड़े तो क्वेश्चन होते हैं। अच्छा। फिर उसमें तो ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं। तो वो एग्ज़ाम मैंने वहाँ से पास किया था। तो वो सारा नॉलेज मेरे बैकग्राउंड में बहुत काम आता है आज अगर डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो ये पीछे से मेरा बैकग्राउंड नॉलेज बहुत काम आता है। जैसे मैंने बताया था कि क्लाइंट आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहा है, तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान है तो आपको अगर कुछ हो गया किसी और के पास जाना पड़ेगा, कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको ये सब नॉलेज है कि कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। राइट। तो वो हमारे पास सारा नॉलेज है, तो एक तरह से हमको लगता है कि हमको कहीं नहीं जाना पड़ता है। ऑल इन वन है, सब एक साथ। ऑल इन वन, हमारे पास नॉलेज तो है, बस इम्प्लीमेंट करना ही, कभी कुछ हो जाए तो हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्लाइंट ट्रस्ट बिल्कुल हम पे कर सकता है। कोई सॉल्व में से कुछ करा रहा है, हम पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई क्रेडेंशियल भी दे रहा है, तो ट्रस्ट कर सकता है कि हम काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कर लेंगे, और काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं। तो बहुत वो नॉलेज काम आता है मेरे। सिर्फ आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप पूरा एंड टू एंड सारे सॉल्यूशंस। बिल्कुल सारे सॉल्यूशन आएगा। कोई सॉल्व पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा। बाकी हम हैंडल कर लेंगे। भले आधी रात को भी कोई क्लाइंट बोलेगा कि यार हमारा अकाउंट की क्या हो गया, तो हम आधी रात को भी नहीं सोचते। अगर कोई हमारा स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है तो मैं और भैया इतने एक्टिव रह जाते हैं कि हम आधी रात को उठ के भी काम कर लेंगे किसी क्लाइंट का। एक लैपटॉप तो हमारे साथ सोते हैं ना, उस कमरे में तो पड़ा ही रहता है, किसी का भी कॉल आ जाए तो हम सर्विस एंड टू एंड दे सके। तो वो चीज़ हमारे बहुत काम आती है। अब जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि इस बंदे को ये चीज़ दिखानी है या इसको ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए? ये सबसे मेन पार्ट आता है। अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग या कोई से भी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहा है तो उसको टारगेट ऑडियंस पता होने तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे क्लाइंट्स है, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में एज क्राइटेरिया फिक्स होता है कि ये इतने साल की उम्र वाला बंदा ही ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो अगर किसी को एज क्राइटेरिया ही नहीं पता है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि टारगेट ऑडियंस क्या है? अगर वो एड उसको दिख रहा है जो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता है वो वाला, राइट, तो वो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? वो कह रहा है मेरे पास आप एड लगा रहे हो, पैसा लगा दिया, पर बच्चे तो एक भी नहीं आए। तो वो चीज़ सही नहीं एक तरीके। अगर इसमें अपन एग्जाम्पल दे टारगेट ऑडियंस में, तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है नेस्ले ने जब मैगी लॉन्च करी थी, तो मैगी में उसने सबसे पहले मैसेज क्या दिया था, उसको पता था कि अपना टारगेट ऑडियंस घर की महिला है। मैगी क्योंकि एक तरह से किचन गई है, तो घर की महिला तो टारगेट ऑडियंस है। बिल्कुल। तो उसको एक मैसेज देना था कि टेस्टी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में सिर्फ बोलते हैं कि मम्मी कुछ टेस्टी चाहिए और जल्दी बन जाए। तो मैगी ने बस यही मैसेज दिया कि टेस्टी भी है, 2 मिनट में बन जाती है। तो वो मैगी ने पूरा मैसेज दिया और 2 मिनट में बन गया, और उसकी मैगी काफ़ी, आप देख सकते हो कि मार्केटिंग से कितना फ़र्क पड़ा उसको। तो वो एग्जाम्पल देख के अपन को मतलब पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपको टारगेट ऑडियंस पता ही नहीं है तो आप कैसे ऐड चला सकते हो? तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग वाली फील्ड में हो, तो एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ टू रैंक योर वेबसाइट, कि भाई मेरा नाम डालूं और फर्स्ट पेज पर आए। तो लाइक आप उसका बारे में थोड़ा बताइए कि वो कैसे काम करता है। और जो एक होता है ना एजेंसियाँ जो कहती है कि भाई आपका हम ले आएंगे फर्स्ट पेज पर, सो लाइक इज इट रियली लाइक दिस, या उसमें एक्चुअली जो भी जमीन कहते हैं कि हम आपका फर्स्ट पेज पे 1 महीने में ले आएंगे, 10 दिन में आपके टॉप हो जाएगी वेबसाइट, वो सब तो देखो मैं बिलीव करता नहीं हूँ, फेक होता है। इसका आंसर देना भी 2 मिनट में पॉसिबल नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि गूगल पे अगर किसी को रैंक कराना है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। क्लाइंट का अगर कोई है या फिर अपना खुद का ही ब्लॉग पेज चला रहे हैं अपन, तो आपका सबसे मेन है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ओके। आप जो अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन अगर कह सकते हैं कि सही गूगल पे कोई सर्च कर रहा है ना, तो वो आंसर आपके कंटेंट से रिलेट होना चाहिए। ओके। गूगल का सर्च इंजन कैसे काम करता है? गूगल तो ही चाहेगा ना कोई सर्च करे तो मैं सही आंसर ला के दूँ उसको। राइट। अगर मैं गलत आंसर ला के दूंगा तो बहुत सारे सर्च इंजन से कोई किसी पे भी शिफ्ट हो जाएगा। बीइंग है,
एक आपने सुना ही नहीं होगा, डक डक गो करके एक सर्च इंजन है। अब बताइए थोड़ा उसके बारे में। डक डक गो, डक बतख वाला DUCK गो, डक डक गो पे आप जाएंगे ना, उसका सर्च इंजन देखना, वो मेरा फेवरेट सर्च इंजन, गूगल से भी अच्छा मुझे वो लगता है। अच्छा। तो उसका सर्च इंजन हम पहले जब एंड पे साइबर सिक्योरिटी कोर्स करता था ना, तब मैं यूज़ करता था। वो एक्चुअली डार्क वेब वेबसाइट्स होती है ना, तब वहाँ पे काम आते हैं। वहाँ से सर्च, वहाँ पे गूगल काम नहीं आता है। डीप सर्च करने के लिए आपको जाना ही पड़ता है। गूगल एक लिमिटेशन तक ही सर्च करता है। तो अगर वेबसाइट की बात करें तो गूगल तो ही जाएगा ना, कि नहीं तो दूसरे सर्च इंजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, कि और भी तो बने हुए हैं, हाँ सही वो बात। भी चल ही रहे। तो फर्स्ट पेज पे लाना के लिए आपको कंटेंट अच्छा करना है सबसे पहले, और बहुत चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। ओके। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स है, आप कपड़े बेचते हो, तो आपके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट को ही देख लो, ये इनको कोई ऐड चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ। ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनसे ही लेते हैं, कपड़े हो गए, कुछ भी हो गए, तो भी ये ऐड चलाते हैं। आप देखा होगा बिग बिलियन सेल और ये सब चलाते ही है। ऐड मार्केटिंग का रूल है कि आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी ही है, दिखता रहना चाहिए आपका, जो दिखेगा वही बिकेगा, ऐसा कहते हैं लोग। तो वो सच में लागू होता है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में, कि आपको 365 दिन तो ऐड लगाना ही है। जितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, उतनी आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी। ओके। SEO टीम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स उनको पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स हम डालने हैं, उनको टूल्स पता होने चाहिए कि किस टूल से पता चलेगा कि ऑडियंस क्या सर्च कर रही है। हाँ। अगर ऑडियंस क्या सर्च कर रही है यही नहीं पता है, तो वेबसाइट कैसे रैंक कराएंगे अपन। तो वो चीज़ है कि इसको 2 मिनट में तो एक्सपेंड कर नहीं सकते। तो फर्स्ट पेज पे लाने में मिनिमम 5 to 6 मंथ तो लगते ही है मेरे अंदाजे से। ओ बिल्कुल, कंपटीशन पे डिपेंड करता है। कंपटीशन लो है तो जल्दी फर्स्ट पेज आ जाएगी। कोई है ही नहीं तो अपने आप आपका कंपटीशन नहीं है तो वैसे ही आ जाएगी। वो तो थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, और किस कीवर्ड पर रैंक कराना है वो आपको रिसर्च करके पूरा उस पर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब हम जैसा कि देखते हैं कि एक जो बिजनेस स्टार्ट होता है ऑनलाइन, वो कहता है कि भाई मैं ऐड भी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आजकल प्रोडक्ट भी इतने सारे हो गए ना, सेम प्रोडक्ट हो गए। हाँ। कोई बोलता है कि मेरे यहाँ से नहीं लेगा तो वो वहाँ से ले लेगा। प्रोडक्ट भी इतने सारे हो गए कि सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ऐसा बहुत से लोग क्लाइंट्स हमको कहते हैं कि अपन ऐड भी चला रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी नहीं बिक रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ। तो एक्चुअली मार्केटिंग का रूल है, जैसे बताया, 365 दिन चलनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो रहनी ही चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने दिवाली पे ऑफर निकाला, 1 महीना ऐड चलाया, दिवाली पे तो बिक गया, बाकी बिक ही नहीं रहा, हाँ। कंटन गोपाल हो जाएगा फिर तो। राइट। तो वो है कि मार्केटिंग का रूल है 365 दिन तो आपको करनी ही है। और आपको मार्केटिंग टीम से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं बिक रहा है। अगर उसने मार्केटिंग की है और अब ऐड लगाया है, उसने रिव्यू नहीं किया उस ऐड का कि 10 रुपये लगाए तो 20 रुपये आए कि नहीं आए, ओके, तो वो अगर वो रिव्यू भी नहीं कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। उसने कुछ ऐड लगाया है, उसने टारगेट ऑडियंस क्या रखी, उससे पूछो। अगर आप कोई एजुकेटर हो, कोई कोर्स सेल करते हो, तो उसने टारगेट ऑडियंस क्या रखी है, कोई स्टूडेंट ही रखा है, कोई आउट ऑफ तो वो नहीं रख दिया, 50+ रख दिया होगा, तो फिर एक के छोड़ ऐड किसको दिख रहा है वो भी बहुत डिपेंड करता है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग में यही है कि आप टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हो, क्योंकि अखबार जा रहा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि अखबार देखने वाला आपका टारगेट ऑडियंस में आता हो। तो वो चीज़ है कि टारगेट ऑडियंस मेन रोल प्ले करती है इसमें, कि आपका प्रोडक्ट जिसके पास दिख रहा है वो आपका टारगेटेड है कि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने शुरू में साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग इससे रिलेटेड बताया था, तो मतलब मैं तो अब काफ़ी क्यूरियस हूँ। सो लाइक आपने एक टर्म सुनी होगी, सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आजकल आपने देखा होगा कि फ़ोन आते हैं बहुत सारे, हाँ हाँ हाँ, फ्रॉड कॉल आते हैं, स्पैम आते हैं। हाँ। वो अर्जेंसी में ही कॉल करेंगे आपको कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या ATM ब्लॉक हो रहा है, तो आप जल्दी से OTP आएगा दे देना। हम बैंक से बोल रहे हैं और OTP दे देना, 2 मिनट में आ रहा है। तो जो टेक्निकली समझते नहीं है वो तो OTP शेयर भी कर देते हैं। हाँ, राइट राइट। तो सोशल इंजीनियरिंग यही होती है कि मेन अगर सिंपल में होगा तो ये ह्यूमन हैकिंग हो रही है, कि ना कोई कंप्यूटर हैक कर रहा है ना मोबाइल हैक कर रहा है। वो आपको फ़ोन करेगा, आपका माइंड ऐसा मैनिपुलेट करेगा कि आपको उसको बताना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाता है। अब आप और मैं टेक्निकली समझते हैं तो आप और मैं शेयर नहीं करेंगे, राइट। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था अभी थोड़े 4-5 दिन पहले कि एक पार्सल आया था मेरे पास, तो वो उसके अगले दिन ही फ़ोन आ गया मेरे पास। पता नहीं उसको कैसे पता चला कि इसने पार्सल लिया था। अच्छा। मेरे पास फ़ोन आया कि, और उस टाइम मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, ये उसको नहीं पता था शायद। अच्छा। कैश ऑन डिलीवरी में तो OTP आता नहीं है भाई, पे किया और हो गया, कैश दिया, हो गया। ऑनलाइन आप अगर पेमेंट करते हैं तो OTP के बाद अपने को प्रोडक्ट मिलता है।
तो मैंने COD किया था और मेरे पास अगले दिन ही फ़ोन आया कि आपने कल वो पार्सल लिया था ना, तो वो डिलीवरी कोड आया होगा आपके पास। तो डिलीवरी कोड के नाम से मुझसे OTP मांग रहा था। ओके। तो फिर मेरे पास आया भी था, पर मैं उसको बोल रहा था नहीं आया, वापस भेजो। 5 मिनट मैंने उसके खराब कर दिए, मैंने कहा नहीं आया, उसने 10 OTP भेज दिए। अब कोई इतना फालतू तो नहीं होगा जो OTP 10 बार भेज के मांग रहा है। मैं समझ गया था फ्रॉड कॉल है, तो उसने वापस फ़ोन ही नहीं किया फिर। तो इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग होती है आजकल की। बिलीव नहीं करना चाहिए, OTP तो आपको शेयर करना ही नहीं है। बैंक खुद कहता है कि आपने OTP, तो हम भी नहीं मांगते हैं ऐसे कॉल पे। अगर आप ब्रांच में गए हो तो OTP मांगेंगे, बाकी फ़ोन कॉल पे OTP बैंक भी नहीं मांगता है। तो OTP तो कभी शेयर करना ही नहीं चाहिए। और सोशल इंजीनियरिंग यही है कि ह्यूमन हैकिंग होती है, माइंड के साथ मैनिपुलेशन होता है, वो सोशल इंजीनियरिंग है। आपने एक देखा होगा कि एक है ना, ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं पेन ड्राइव लगाते हैं और सारा डेटा कॉपी हो जाता है। सो लाइक हाउ इट वर्क्स? एक्चुअली मूवीज़ में तो फेक ही बताते हैं, एक्चुअल में वैसी हैकिंग होती नहीं है। रियल में अगर किसी आप प्रो हैकर को भी देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो वो बहुत पागल जैसा दिखता है। हाँ। आप देखोगे वो हैकर पागल लोग ही होते हैं एक तरह से। इतना नॉलेज लेके बैठे होते हैं कि उनके जितना टेक्निकल नॉलेज किसी के पास नहीं है। पेन ड्राइव से एक्चुअली होता है, एक्चुअली इसमें कुछ बैच फाइल्स वगैरह और भी फाइल्स बनती है। तो पेन ड्राइव अपन लगाते हैं ना, तो बैच फाइल में ऐसा कोई फाइल बनती है, उसमें कमांड दे रखी होती है कि अगर मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करूँ तो उसके D ड्राइव में जाके, इस फोल्डर में जाके, इस नाम की एक फाइल है, वो अपने आप मेरे पास कॉपी हो जाए। अच्छा। तो वो तो रैंडमली मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। नहीं होती एक्चुअली। वो या तो उसके नोन में आया हुआ है पर्सन, उसने उसके कंप्यूटर में देखा है कि इसके इस ड्राइव में फाइल पड़ी हुई है। सोशल इंजीनियरिंग पार्ट तगड़ा होता है। सोशल इंजीनियरिंग ऐसा ही नहीं है कि फ़ोन पे ही हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से। एक तरह से वो वही है कि वो उसके कांटेक्ट में भी आया है। सोशल इंजीनियरिंग वो भी होती है कि मिल के भी आप हैक कर रहे हो किसी को। हाँ। उसको पता चल गया कि इसके इस ड्राइव में पासवर्ड वाली फाइल्स पड़ी हुई है, क्लाइंट्स के भी पासवर्ड ये इसी एक्सेल फाइल में लगता है, तो उसने बस पेन ड्राइव लगाई और उसमें कमांड दे रखी थी D ड्राइव में ये पासवर्ड फाइल भी हो के अपने पास आ जाए। तो वो होती है पेन ड्राइव से हैकिंग, ये चीज़ है। एक आपने ये भी सुना होगा कि जो पब्लिक वाईफाई है, मतलब सभी कहते हैं एक तरीके से कि पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट नहीं करना है, तो उसका क्या रीज़न है? एक्चुअली इसका रीज़न इसलिए कि पब्लिक वाईफाई, मतलब वाईफाई हैक कैसे होते हैं, हाँ, मैं ये बताता हूँ। एक आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा सा रखते हो टेक्निकल, तो काली लिनक्स OS आता है, हैकिंग का OS है ये पूरा। अगर आप कोई हैकर हैकिंग कर रहा है तो वो काली लिनक्स से चलाएगा, वही से हैकिंग करेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह में हैकिंग नहीं आती है, वहाँ पे ऐसे टूल्स आते भी नहीं है कि कोई हैक कर सके। वहाँ पे खाली ग्राफिक बना सकता है कि हम हैक करने वाले हैं। हाँ, वहाँ पे बस ऐसे ही बना सकते हो कि वीडियो चल रही है और हम हैक कर रहे हैं। काले लिनक्स में ऐसा है कि OS इतना पावरफुल OS है ना कि अगर वो किसी ने सीख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, वो ओपन सोर्स है, कोई पेड वेड भी कुछ नहीं है। ओके, फ्री में अवेलेबल है। हाँ, लिनक्स पूरा फ्री में ही होता है। तो वहाँ से अगर हम देखें, वहाँ पे एक टूल आता है वाईफाई हैकिंग का। अच्छा, तो वाईफाई हैकिंग वो भी कमांड से बना हुआ है ऑलरेडी? बिल्कुल कमांड से चलता है वो, ऐसे माउस से तो चलते नहीं, आपको कीबोर्ड ही चलाना है। अगर काली लिनक्स चलाना है तो माउस तो आप हटा दोगे तो भी, रखोगे तो भी, और हटा दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो उसमें ऐसा टूल आता है कि आप कमांड से ऐसा कर सकते हो कि जैसे कोई XYZ नाम का वाईफाई है, आपको उसका हैक करना है। तो XYZ वाईफाई में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि ये वाईफाई अच्छा पब्लिक वाईफाई है, इसमें 100-200 लोग कनेक्ट होते होंगे। ओके। और उसमें है कि ये बंदा रोज आता है, हैकर तो इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये इस वाईफाई को यूज़ करता होगा। तो ऐसा होता है कि काले लिनक्स का टूल आता है कि XYZ वाईफाई हैक करना है, तो XYZ नाम का एक वर्चुअल वाईफाई राउटर बना देता है वो। अच्छा, तो अगर कोई कनेक्ट करता है ना, और जो ओरिजिनल वाईफाई होता है ना जो XYZ का, उसको वो इतना ट्रैफिक भेजता है वहाँ पे, इतने सिग्नल्स भेजता है कि वो राउटर एक बार के लिए बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है। हाँ, और फिर वो वर्चुअल वाईफाई के नाम से दिखता है XYZ ओरिजिनल नहीं है। हाँ। काले लिनक्स के टूल से जो क्रिएट हुआ है ना वर्चुअल वाईफाई राउटर, वो है। अब वो बंद हो गया तो कोई अर्जेंट काम कर रहा होगा ना, वो सोचेगा यार ये डिसकनेक्ट हो गया होगा, वापस कनेक्ट कर लेते हैं इसको। XYZ अब जो कनेक्ट करेगा ना, वो काले लिनक्स से क्रिएट हुआ वर्चुअल वाईफाई होगा, तो वहाँ पे जो पासवर्ड डालेगा वो इसके पास आ जाएगा। ओके। तो वो इसलिए कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उस पब्लिक वाईफाई को हैक करके कोई ऐसे कर सकता है, तो वो एक तरह से सेम नेटवर्क में आ गया। और पब्लिक वाईफाई में कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो काली लिनक्स में ऐसे भी टूल्स आते हैं कि कौन क्या कर रहा है वो पूरा इसके थ्रू होके जाए, मेरे कंप्यूटर से होके। तो वो चीज़ है कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है और वहाँ पे उसने डाला है अपना ID पासवर्ड, तो उसके कंप्यूटर से होके जाएगा वो, तो उसका पता चल जाएगा यार ये तो आ गया अपने पास। तो इसलिए पब्लिक वाईफाई में कहते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कॉन्फिडेंशियल चीज़ यूज मतलब कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए, कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए एक तरह से, क्योंकि उसको एक्सेस मिल जाएगा हैकर को। वाईफाई
हैक करना सबसे ईजी है आज के टाइम में। हाँ बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि एक वो फिशिंग जो होता है तो वो भी इससे रिलेटेड है। फिशिंग के लिए आपका वो भी एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का ही पार्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि फिशिंग ऐसा होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या बैंक का ही मान लो, तो फिशिंग में क्या होता है, क्लोन पेज बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, दिखता सेम वैसा ही है कि फेसबुक का पेज है ये, बट आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखते हो तो आप उसका यूआरएल चेक करो, कुछ और ही होगा यूआरएल उसका। हाँ facebook.com नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। FACE की जगह FCAE होगा, वैसा कुछ वैसा हो जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा। आप ध्यान से देखोगे तो सेम दिखेगा। हाँ यूआरएल तो कुछ और ही होगा, पेज सेम वैसा दिखेगा। वहाँ पे आपने आईडी पासवर्ड डाल दिए तो वो वापस के पास जाएंगे, वो हैकर के पास जाएंगे। फिशिंग ऐसा कहते हैं ना, जैसे मछली पकड़ने को भी फिशिंग ही कहते हैं। मछली कैसे पकड़ते हैं, मछली को अपन कुछ देते हैं, मछली को लगता है कि मैंने कुछ खाने का है, हाँ, और वो पकड़ में आ जाती है। तो एक तरह से नाम ही उसका फिशिंग इसीलिए पड़ा है कि आईडी पासवर्ड डालेंगे, जाएंगे किसी और के पास, वो एक्चुअल फेसबुक का पेज नहीं होता है। तो इसलिए फिशिंग ऐसी गलत लिंक पे भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर टेस्ट करना भी है आपको, आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट के जब ऑफर चलते तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बहुत होता है। वो आते 10 जनों को भेजो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल, आपने अगर डिटेल भर दी है तो आप 10 लोगों को फोन भेजो तो आपको आईफोन 40,000 का है वो 5,000 में मिल जाएगा। राइट। अब ऐसी लिंक भी होती है बहुत सारी, आप उसका यूआरएल चेक करना, amazon.com या .in ऐसा कुछ होता ही नहीं ऑफिशियल, कुछ और ही होता है, बस रिलेटेबल नाम रख देते हैं वो ताकि पता नहीं चले। इसको चेक करने के भी तरीके हैं कि या तो यूआरएल अपन जैसे टेक्निकल लोग समझ सकते हैं कि यूआरएल से चेक कर लो, पर जो नॉन टेक्निकल है अगर उसको पता करना है कि यूआरएल सही है या गलत है, तो एक वेबसाइट है virustotal.com। ओके, उस वेबसाइट पे जाके बस उस यूआरएल को पेस्ट कर दो, तो वो अगर ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो मतलब सही है वो, अगर रेड सिग्नल आ जाए तो समझ जाओ इस वेबसाइट पे आप हैक हो सकते हो। ओके, तो ये आप चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक आपने देखा होगा कि कई बार जो वेबसाइट जो होती है उस पे या तो इतना सर्वर आ जाता है, सॉरी इतना ट्रैफिक आ जाता है कि वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, तो लाइक वो कैसे काम करता है? एक्चुअली ट्रैफिक इतना आता है, आपने देखा होगा नीट या किसी का एग्जाम का रिजल्ट आता है तब ये सब बहुत होता है। एक आरबीएससी की वेबसाइट में भी होता है, जब 12th का रिजल्ट तो वेबसाइट ही नहीं खुलती थी। तो वहाँ समझ में आता है क्यों नहीं खुलती थी, क्योंकि सब एक साथ ही सर्च कर रहे हैं, एक ही टाइम पे सर्च कर रहे हैं। तो ऐसा भी काली लिनक्स में सॉफ्टवेयर आते हैं कि किसी वेबसाइट को डाउन करना है तो एक साथ ट्रैफिक भेज दो, तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से हैकर्स तो करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, तो अगर आपने ऐसा बताया कि काली लिनक्स से भेज दो तो कोई भी भेज सकता है, फिर तो कोई भी भेज सकता है। जो लोकल वेबसाइट्स होती है ना नॉर्मल छोटी मोटी, वो तो कोई भी, अगर आपको सिखाऊंगा आप भी कर सकते हो। अच्छा, तो कोई बड़ी वेबसाइट जैसे आप गूगल की आप कहोगे कि गूगल को डाउन करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। गूगल को डाउन करने के लिए आपको इतने सिस्टम लगाने पड़ेंगे, इतने सिग्नल भेजने पड़ेंगे तब डाउन, क्योंकि गूगल के सर्वर बहुत नेक्स्ट लेवल लगे हुए हैं। ओके, तो वो तो डाउन होने से रहे, तो उसके लिए बहुत इतना। कई बार हम जैसे देखते हैं कि जैसे हमने इंस्टाग्राम में अभी एक रिसेंटली देखा था, तो वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था तो उसका सर्वर डाउन था, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है? उसके पीछे उसकी टेक्निकल टीम की कुछ सिक्योरिटी ब्रीच रहती होगी, क्योंकि उनके पास भी इतनी बड़ी टीम है कि ये तो हो ही सकता, और होता भी है तो वो 5-10 मिनट में सही कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सही नहीं करेंगे तो ऐसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब शिफ्ट हो जाएंगे उधर। हाँ, व्हाट्सएप भी डाउन होता है, सबको पता, टेलीग्राम पड़ा हुआ है, सेटिंग करने टेलीग्राम पे चले जाएंगे। राइट। तो वो कुछ सिक्योरिटी ब्रीच इनकी भी रहती है, टेक्निकल चीज़ है, वो तो डाउन होती ही है, कुछ भी हो सकता है, गलती से कुछ भी होता है, तो वो रहा होगा कुछ। अब सब रिलेट कर रहे थे कि अंबानी की शादी में बिजी थे। हाँ, राइट जी। वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे पाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अंबानी की शादी में जकरबर्ग है, मार्क जकरबर्ग सर, और वहाँ पे उनकी टीम बैठी हुई है पूरी। अब ऐसा थोड़ी है कि मार्क जकरबर्ग जाके वहाँ पे टेक्निकली संभाल रहा है सब कुछ, तो वो चीज़ नहीं है। कुछ सिक्योरिटी ब्रीच होते ही है सबके, तो वो हुआ होगा। एक आपने देखा होगा कि जब जैसे आपने अमेजन का बताया था, तो एक आपने देखा भी रणवीर अलाहाबादिया का चैनल हैक हो गया था, तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके पीछे? पॉसिबिलिटी एक्चुअली इसमें ऐसा ही होता है कि हैकिंग डायरेक्ट तो होती नहीं है कि आप कंप्यूटर लेके बैठ जाओगे और किसी को भी हैक कर लोगे। ऐसा सिर्फ मूवीज में ही होता है कि कुछ भी एक एंटर मारा और उसका सारा एक्सेस मिल गया। सही बात है, वो तो होता है नहीं, क्योंकि इसमें भी सोशल इंजीनियरिंग पार्ट इंक्लूड होता है कि उसने कुछ तो ऐसा करवाया होगा, कुछ मेल भेजी होगी, कुछ मैसेज भेजा होगा जिसमें कुछ ऐसी लिंक होगी जो एक्सेस दे दे उसको, कुछ तो ऐसा रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन बहुत लगती है हैकिंग के पीछे, तो कुछ तो ऐसा किया होगा तभी हुआ है, बाकी ऐसा डायरेक्ट हैकिंग होती नहीं है। आप कुछ अपनी तरफ से शेयर करोगे तो ही होगी, बाकी ऐसी कुछ भी नहीं होती। बस ऐसा है कि खुद को सिक्योर कर लो तो अकाउंट भी सिक्योर है। मतलब एक बार आपने गलती से भी लिंक को दबा लिया, कहीं पर भी दबा दिया, एक क्लिक की देरी है, बस एक क्लिक कर लोगे ना, हैकर इतना वो बैठा हुआ है कि एक्टिव, कि उसको पूरा एक्सेस मिल जाएगा।
वो भले आपको फ्रंट कैमरा एक्सेस कर सकता है, सब कुछ एक्सेस कर सकता है फिर, तो वो चीज़ है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग वाला देखते हो, तो आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे जो कहते होंगे कि भाई फटाफट ग्रो कर दो, हमको तो 10 दिन में रिजल्ट चाहिए। फेक फॉलोवर ला के दे देती, या तो बोट होते हैं, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि घर बैठे काम करे कि आपको 10 रुपये मिलेंगे, एक फॉलो कर लो तो 10 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वो भी होती वेबसाइट जो इन लोगों को हायर करके रखती है कि अगर कुछ होगा तो आपको बता देंगे। तो फेक फॉलोअर से बहुत आने लग गए। तो इसका पता करना है तो एक ही तरीका है कि अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, फॉलोअर्स है उसके लाखों में और लाइक आ रहे हैं उसके 10-15 पोस्ट पे, तो आप एक रेशो से डिसाइड कर लो कि फेक है, तभी तो फॉलोअर कौन होगा जो इंटरेस्टेड है। और फॉलोअर इंटरेस्टेड लोग ही अगर उसको लाइक नहीं कर रहे तो फेक ही हो ना वो। तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, रेशो निकाल लो किसी का कि ये फेक ही होगा, और फॉलोअर्स में जाके देख लो, एक तरह से अकाउंट से पता चल ही जाता है कि यार आपका फॉलोअर होगा कि नहीं होगा। अब आपके पेज का कुछ होगा तो आपके फॉलोअर्स जो होंगे या तो या पॉडकास्ट में आए हुए होंगे वो लोग होंगे, वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं हाँ ये तो पॉडकास्ट में भी गए हो तो फॉलोअर तो होगा ना। अब हर कोई फॉलो कर रहा है तो वो लाइक और उससे कर लो रेशो निकाल के, तो वो फेक ही है, तो उससे डिसाइड कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कोई भी 5 टिप्स दीजिए जिससे लोग सिक्योर हो सकें और हैकिंग और इन सब से बच सकें। 5 टिप देना चाहूँगा। जैसे आजकल अगर डिजिटल मार्केटर हो आप, तो आप गूगल बिजनेस पेज भी मैनेज करते ही होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सारे जो प्लेटफॉर्म है सब ही हैंडल करते हैं। तो सबकी सिक्योरिटी तो ऑन करके ही रखनी है, और सब 2 फैक्टर जो वेरिफिकेशन जो होते हैं और सब क्लाइंट के फ़ोन नंबर पे ही करो, अपने नंबर पे तो करो ही मत। अच्छा, क्योंकि OTP आएगा तो वहीं आएगा। हाँ, OTP आएगा तो क्लाइंट के पास ही आएगा, और अगर हो गया फिर भी तो गूगल तो ये बोलेगा ना आपका अकाउंट है कि उनका अकाउंट हम कैसे प्रूव करें। आपके OTP आपके पास आ रहा है और आप कह रहे हो कि अकाउंट उनका है, तो वो प्रूव नहीं कर पाओगे आप। तो एक तो 2 फैक्टर तो सब ऑन करना ही पड़ता है। इसमें सिक्योरिटी में और भी आते हैं कि पास कीज ऑन कर दो, बायोमेट्रिक का भी आ गया। आप तो पैटर्न लॉक भी लगा सकते हैं अगर आपका ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कनेक्ट करोगे, और पैटर्न लॉक से भी आपका सिक्योरिटी बैकअप्स देता है वो। कोड्स आते हैं, कोड से 5-10 कोड्स देता है, वो संभाल के रख दो, प्रिंट आउट निकाल के। वो खुद कहता है कि अभी कभी कुछ हो जाए तो हम बस ये कोड मांगेंगे। तो वो चीज़ है कि अगर ये सब ऑन है तो आप हैकिंग नहीं होगी, मतलब 99% आप सिक्योर हो जाओगे। उसके बाद 1% में फिर वही हैकर सोशल इंजीनियरिंग लिंक पे क्लिक कर दोगे तो कुछ कर नहीं सकते। तो यही सब मैं बोलूँगा कि अगर ये सब ऑन है तो आपको हैक करना थोड़ा मुश्किल है।